हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए हैं। मैं नीलेश गौरव, आपका साइंस टीचर। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था। एक वन पार्ट उसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 है ना, सीबीएसई साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर नंबर 2 का अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कुछ एसिड जो हमारे घरों में होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कुछ हमारी बॉडी अंदर बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था बेटा कि बेसिस क्या होते हैं, आपके घरों में कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब उसके हमने कई प्रॉपर्टीज देखी थी कि एसिड अगर मेटल्स रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेस मेटल्स रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, एसिड अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, आपको समझ में भी आई होंगी। अब हम देखते हैं इसके आगे का पार्ट कि जो एसिड्स होते हैं वो मैंने बताया था आपको कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी, किसी भी चीज जो है एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना, और डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर कुछ ऐड कर देना, है ना। जैसे एसिड को अगर हम डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम वाटर को मिला देंगे, पानी मिला देते हैं। किसी को पतला करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जनरली हम भी उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, है ना। हमारे घर में सब्जी बनती है ना, उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर पानी मिला देते हैं। दाल बनती है, उसके अंदर पानी मिला देते हैं। चाय, पानी मिला देते हैं, तो डाइल्यूट हो जाती है ना। तो यहाँ भी अगर एसिड को डाइल्यूट करना हमको या बेस को डाइल्यूट करना हमको, तो उसके अंदर हम वाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा टॉपिक भी वही है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, वी कैन से दैट द डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। एसिड और बेस का डाइल्यूशन में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर result in decrease in concentration of hydrogen ion और H3O प्लस। आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर ये H3O प्लस है क्या चीज, किस बला का नाम है H3O प्लस। पर यूनिट वॉल्यूम सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, है ना। एंड ये जो प्रोसेस होती है डाइल्यूशन हो जाती है ना। एसिड और बेस को हमने पानी मिला दिया तो उसके कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। किसके कंसंट्रेशन में, हाइड्रोजन आयन के या हाइड्रोजन H3O प्लस। अब H3O प्लस क्या है और हाइड्रोजन आयन क्या है ये बता रहा हूँ आपको। हाइड्रोजन तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन H3O प्लस क्या है, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। अब ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, ये एक दो लाइन के बाद आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डाइल्यूशन, और जो बेस और एसिड हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। ठीक है, उसके बाद देखिए हम दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस कहती है, क्या होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आफ्टर द रिएक्शन हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना। कभी कभी तो एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि वो एसिड और बेस जो होता है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इतनी ज्यादा हीट होती है उसमें। देखिए इन सम केसेस so much heat is evolved that the acid or base immediately changes into vapor state। वेपर स्टेट में बदल जाती हो, है ना। जो भी रहेगा इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो वेपर बन जाती है ना। उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। HCl वाटर में मिल रहा है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है ना, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, वो ध्यान रखना, जब भी एसिड वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है, H प्लस आयन देता है। ठीक है, और Cl का माइनस। बट जो ये हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन ये कभी भी सिंगल अकेला नहीं देता। ठीक है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन का एटम आयन रहता है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, इसको कोई किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है ना, साथ मांगता है किसी ना किसी का। तो ये क्या करता है, रिलीज कहाँ हुआ, वो एसिड को कहाँ मिलाया था अपने, वाटर में। तो वाटर में ही ढूंढता है कि मुझे सहारा दो, है ना। तो वाटर से ही वो सहारा मांगता है और वाटर ही उसको सहारा देता है, वाटर से ही जाके चिपक जाता है। पहले आपको पता होगा कि वाटर का फार्मूला क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसी में जाके एक हाइड्रोजन और चिपक जाता है, तो क्या बन जाएगा H3O। सर क्या ये पॉसिबल है, हाँ बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। H3O इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब वो वाटर नहीं रह जाएगा और कुछ चीज बन गया, एसिड मिल गया तो वो पीने लायक नहीं रह जाएगा पानी हमारे लिए। क्यों, है ना, क्योंकि H2 होता तो हम ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें एसिड मिला दिया है तो वो हाइड्रोनियम आयन बन चुका है। ठीक है, वाटर नहीं रह गया वो। ठीक है, अब देखें आगे, तो H3O को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए आगे उसके हम देखते हैं कि ये बताया मैंने, देखो हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है,
अब देखें उसके बाद में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल देखें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही बता दिया कि H2O और हाइड्रोनियम आयन बन गया है। जरूरी नहीं कि बार बार आप हाइड्रोनियम आयन लिखें, आप सिंपल H+ भी लिख सकते हैं ना, जो H+ रिएक्शन करेगा ही जाके ना वाटर से, तो वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिखें तो भी चलेगा, ये लिखें तो भी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसी तरह से आपके सारे जितने भी एसिड थे हमने पढ़े थे, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और है ना नाइट्रिक एसिड, जितने भी एसिड्स हैं सब ये रिएक्शन करेंगे वाटर से, तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। और जो कुछ बचेगा, अब ये कैसे बच रहा है, ये 3 क्या आ रहा, क्यों, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी थी, यहाँ पे जाके ये वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके पाँव के नीचे फेंक देना, उसके पाँव के नीचे फेंक देना। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में बताया था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बनाते हैं, है ना, हाउ टू फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। ये आप चैप्टर नंबर 1 के जाके पार्ट 2 या 3 में जाके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप आगे देखें उसको हम। We have seen that acid give hydronium ion or H+ ion in water. What happen when a base dissolve in water? क्या होगा जब बेस डिसॉल्व कर देंगे हम। अब ये एसिड को हमने देखा, अब एसिड के बाद में अगर हम बेस को डिसॉल्व कर देंगे वाटर में तो वो क्या होगा, वो ही हमको देखना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे H+ आयन मिल रहा था, जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। एसिड H+ आयन देता है और बेस OH- आयन देते हैं, ध्यान रखना। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, H2O रिएक्शन करेंगे Na+, इसको छोड़ दे, लेकिन यहाँ देखिए आप OH-, हर बार OH- दे रहा है, यहाँ हर बार H+ दे रहा है। एसिड हमेशा H+ आयन देगा, बेस हमेशा OH- आयन ही देता है। जितने भी एसिड है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बेसिस हैं उसने वाटर से रिएक्शन करी है और क्या फॉर्म किया है, उनने फॉर्म किया है OH- आयन, OH- आयन। ठीक है, अब आगे देखें, बहुत सिंपल है। उसके बाद टॉपिक जो आ रहा है आपका आगे, वो आ रहा है, जब अब बात चल रही है बेटा, इसको ध्यान देने वाली बात है कि जब डाइल्यूट कर रहे हैं हम एसिड को, मतलब एसिड में पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी किस तरह से मिलाया जाए, है ना, कि एसिड रखा हुआ है और जाके एक बाल्टी पानी अपन डाले आए, ऐसा नहीं होता है ना, कि आ गया अपन भग से फेंका और वापस आ गए दौड़ के, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। उसमें आपके ऊपर एसिड उड़ सकता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है, वो नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। तो जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो वाटर को ऐड नहीं करते हम। जितना वाटर चाहिए होता है हमको, उतना वाटर हमको पता है कि इतना वाटर चाहिए, तो उतना वाटर पहले ले लिया हमने और उसमें धीरे धीरे करके एसिड को मिलाया जाता है। ठीक है, देखेंगे आप क्वेश्चन, टू डाइल्यूट एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए ऐड एसिड इनटू वाटर, एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, ना कि वाटर को एसिड में मिलाया जाता है। एसिड को धीरे धीरे, है ना, वाटर, बट नॉट वाटर इनटू एसिड, है ना, वाटर को एसिड में नहीं, एसिड को वाटर में। The sign is displayed on the containers carrying a concentrated acid or base. ये साइन बना होता है जहां भी, जिस बॉक्स में या जिस कंटेनर में कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस रहता है, वहाँ इस तरह का साइन बना होता है। हमेशा पानी को नहीं मिलाया जाता, एसिड को मिलाया जाता, और एक एसिड को भी एकदम से नहीं मिलाया, धीरे धीरे। कोई बीकर है अगर मान लो, उसमें पानी है और उसमें एसिड धीरे धीरे मिला रहे, और एक उसको स्टार करते रहना पड़ेगा, है ना, गोल गोल घुमाते रहना पड़ेगा, उसको मिलाते रहना पड़ेगा। ठीक है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये अच्छे से एसिड होता है, नहीं तो वहाँ पे हमारे को नुकसान होता है, एकदम से वो ऊपर आ सकता है एसिड हमारे ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम इसके। अच्छा, अभी हमने देखा कि बेस, जो बेस है वो डाइल्यूट हो रहा है, अभी एसिड का देख लिया, बेस का, बेस भी डाइल्यूट हो रहा था। तो जो बेस होते हैं जनरली सारे बेसिस डिसॉल्व नहीं होते हैं पानी में। ठीक है, बहुत कम बेसिस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीस। ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, जो बेस पानी में डिसॉल्व हो गए वो क्या कहलाते हैं, एल्कलीस, है ना। और कुछ बेसिस हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, है ना, ये बेस है, बेस का एक पार्ट आ गया जो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एल्कली, और जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा वो भी तो बेस है। तो ऑल द एल्कलीस आर बेसिस, समझ में आ रहा, ये बेस है, जो बेस पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं वो एल्कली, जो बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे वो बेस कहा है ना, कहेंगे उसको बेस हम। तो ये सारे जितने एल्कलीस है, सारे एल्कलीस क्या कहलाएंगे, बेस। ऑल द एल्कलीस आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट
एल्कलीज, क्योंकि कुछ बेस ऐसे हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहे, है ना, जो डिजोल्व हो रहे हैं वो एल्कलीज, जो डिजोल्व नहीं हो रहे वो बेसिस ही कहलाएंगे। तो ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, आगे देखें, इसमें हमको दिया ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे बेस पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। एंड एल्कलीज इज द बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, जो बेस पानी में डिजोल्व होता है वो एल्कली कहलाता है। दे आर soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm. बेस भी बहुत खतरनाक होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है हम पढ़ रहे हैं आगे भी आगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस या जो भी बेस होते हैं उसको ना टेस्ट किया जाता है ना टच किया जाता है हमको, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो वो भी हार्मफुल होते हैं। जैसे एसिड हार्मफुल होते हैं उसी तरह से बेस भी हार्मफुल होते हैं। अब हम देखें कि सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, जो एसिड हमने देखे हैं, नाम सुने, वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमको, ठीक है। तो विनेगर में, विनेगर जो हमारा खाने में डलता है ना, मैंने बताया था चाइनीज आइटम में ज़्यादातर डलता है, नूडल्स वगैरह में, चाउमीन में, इसके बिना मंचूरियन में, ठीक है, इसमें विनेगर डलते डलता है, लेकिन जनरली नहीं खाना चाहिए ना। उसका फार्मूला एसिटिक एसिड होता है उसमें, है ना, CH3COOH उसका फार्मूला होता है। तो वो एसिड कौन से में, काय में, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? मैंने बताया था ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है ना, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, नींबू का शहद बोलते हैं जिसे, है ना, नमकीन वगैरह बनते हैं आपके घर में, तो मार्केट से बुलाते हैं उसको, प्रिजर्वेटिव की तरह भी होता है कि भाई लंबे समय तक चल जाए, और थोड़ा खट्टापन के लिए भी होता है कि खट्टा टेस्ट आ जाए, अच्छा लगे उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए हम टॉमरिंड मतलब इमली, टार्टरिक एसिड होता है उसमें इमली के अंदर, है ना। टमाटो ऑक्सिलिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्सिलिक एसिड होता है। उसके बाद सॉर मिल्क मतलब खट्टा मिल्क, खट्टा मिल्क क्या होता है? दही, कर्ड, कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। और देखते जाए आप लेमन, अभी मैंने बताया कि लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद आ रहा है एंट स्टिंग, एंट स्टिंग मतलब चींटी का डंक, है ना, चींटी कभी कभी काट लेती है हमको, तो कई बार कितना जलन होता है उसमें, क्योंकि वो एसिड छोड़ती है। कौन सा एसिड? मिथेनॉइक एसिड, और फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, उस एक ही चीज है वो, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग एक पेड़ होता है ना, उसको भी जंगली पेड़ है वो, तो वो ना जंगलों में पाया जाता है, वाइल्ड पेड़ है वो भी अगर लग जाए कहीं अगर, तो बहुत खुजली होती है हमको, और वो उसके अंदर भी एसिड होता है, ठीक है ना। वो भी कौन सा एसिड होता है? मिथेनॉइक एसिड। और कौन सा पेड़ है, उस पेड़ के बारे में देखो जरा, तो ये है वो पेड़, ठीक है, कौन सा है देखें, नेटल, है ना, यहाँ पे पेड़ के बारे में दिया हुआ है। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो लीव्स में जो ये कांटे हैं, ये कांटे हमको लग जाएंगे तो काफी पेन होता है, ठीक है, जब भी ये लग जाएगा, चींटी वगैरह काट ले, तो ये एसिड होता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, जितने बेसिस होते हैं वो एसिड के असर को खत्म कर देते हैं। तो जो घरों में रखा हुआ हमारे पास में खाने का सोडा है ना, उसको लगा ले अगर हम, चींटी अगर काट ले हमको, या इस तरह से हनी भी जो मधुमक्खी होती है वो काट ले हमको, है ना, और बर्रैया बोलते हैं जैसे आप, वो काट ले आपको, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा खाने का सोडा लगा देना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, उसके असर को थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। आगे देखें हम, अब आ रहा स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत एसिड, ऐसा कुछ। अभी हमने क्या देखा, एसिड जो होता है पानी में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तो कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन। उस H+ आयन का देने का मतलब क्या था? पानी में वो डिसोसिएट हो गया, है ना, उसने आयन्स इजीली दे दिए, इजीली बना दिए। तो जो जितने आसानी से जितने ज्यादा आयन बना देगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और जो कम बनाएगा वो कमजोर होगा, है ना। जो एसिड वाटर में H+ आयन ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा वो कौन सा एसिड? स्ट्रांग। जो कम बनाएगा वो वीक। तो देखें उसको, अब पढ़ते हैं स्ट्रांग एसिड। A strong acid is one that completely ionized, ionized मतलब पानी में डिसॉल्व हो जाना ना, आयंस बना देना, ठीक है, H+ आयंस। When dissolved in water, as a result, they give a large amount of H+ ion in the solution. Solution के अंदर वो क्या करेंगे? H+ ion देंगे। कुछ रिएक्शन देख लें, एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। इनके कंसंट्रेटेड जो एसिड रहेंगे, ये वाले कंसंट्रेटेड तो बहुत दूर रहना चाहिए हमको, बहुत सावधानी से इसका यूज करना चाहिए, है ना, बहुत प्रिकॉशन लेके यूज करना चाहिए। लैब में भी अपने सर के और असिस्टेंट के बिना तो आप काम जाना ही नहीं चाहिए इनको करने के लिए, इनके प्रैक्टिकल्स, है ना, करने भी नहीं दी जाता वैसे आपको, है ना, बिना किसी की निगरानी में।
HCl वही हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन देगा, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयन देगा, H2SO4 हाइड्रोजन आयन देगा। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर आर हाईली कंडक्टिव। एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, ये इलेक्ट्रिक करंट को बहुत तेजी से पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जहां पे आयंस ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। ठीक है बेटा, तो यहां देखें आगे हम। अब आया वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है देखें आप। वीक एसिड इज एन एसिड दैट डिसोसिएट, है ना, कंप्लीटली, और मतलब कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली, सॉरी, है ना, कंप्लीट नहीं होता है ना, पूरा पूरा वो डिसॉल्व नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता है। इट डज नॉट रिलीज, ये लिखा हुआ, इट डज नॉट रिलीज ऑल इट्स हाइड्रोजन आयन, है ना, डिसोसिएट नहीं होता है ना, आसानी से, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता, आयनाइजेशन नहीं होता उसका, और उसके अंदर H+ आयन बहुत कम बनते हैं, बहुत कम रिलीज होते हैं, है ना, होते हैं लेकिन कम होते हैं। It does not release all its hydrogen ions in a solution. As a result, amount of H+ ions produced is small. Most acids are weak. ज्यादातर एसिड वीक होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं हमने आपको बता दिया। इसमें देखिए, इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल, एसिटिक एसिड जो भी बना है बताया हमने ना, उसको खाने में भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोसायनिक एसिड HCN, ऑल आर वीक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आर मॉडरेटली वीक, है ना, ये कमजोर होते हैं और ये थोड़े उससे कम कमजोर होते हैं, है ना, उससे कम वीक होते हैं। तो ये उनके एग्जांपल दिए हैं कि सब ये होगा तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, H+ आयन दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, लेकिन वो पूरी क्वांटिटी में नहीं देते हैं। जितने हैं उनके पास में सारे के सारे वो रिलीज नहीं करते, बहुत कम क्वांटिटी में वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। इस कारण से वो वीक होते हैं। इनका कंडक्शन भी वीक होगा डेफिनेटली, है ना। Weak acids are poor conductor of electricity because they have low concentration of hydrogen ion in their solution. उनके solution में वो उनके concentration बहुत कम होगा। ठीक है, आगे देखें। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड, अब बेसिसिटी क्या होती है वो देखें। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जितने भी रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, है ना, जो भी फार्मूला एसिड का है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है ना। जो भी हाइड्रोजन, जो भी एसिड का फार्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लें कितने, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, कितने आयोनाइजेबल हैं, आयोनाइजेशन कर सकते हैं, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। जैसे HCl, HNO3, इसमें कितने दिख रहे हैं, 1 1, है ना, आर मोनोबेसिक, मोनो मतलब सिंगल, है ना, मोनोबेसिक, बिकॉज बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। अब H2SO4, H2CO3, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 आ रहा होगा समझ में, हाइड्रोजन 2 है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, फॉस्फोरिक एसिड में H3, तो कितनी हो जाएगी इसकी बेसिसिटी, 3 बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए अपन इसको आगे देखते हैं अपन। ये आगे आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जैसे हमने एसिड पढ़ा, अब वैसे ही हम पढ़ेंगे बेस। अब जब बेस पढ़ते हैं अपन तो अपन बेस पढ़ेंगे, तो जैसे अपन ने पढ़ा यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन थे, हाइड्रोजन आयन थे, तो अपन ने पढ़ा था कि वो H+ आयन दे रहा था, H+ आयन दे रहा था। अब H+ आयन दे रहा था ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पे बेस देता क्या था, OH- आयन, OH- आयन, OH- आयन। यहाँ देखें, OH- आयन को स्ट्रॉन्ग बेस इज वन दैट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन इट्स सॉल्यूशन, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली, बिल्कुल। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एल्कलीज। हमने पढ़ लिया कि एल्कलीज क्या होते हैं, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व आसानी से हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, तो वही क्या होंगे, एज अ रिजल्ट गिव लार्ज नंबर ऑफ OH- आयन इन देयर सॉल्यूशन। ये देखो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस थे आपके, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डिसॉल्व होंगे, कौन से आयन दिए दोनों ने, OH-। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर आर हाईली कंडक्टिव, बहुत ज्यादा कंडक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में OH- आयन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखें आगे क्या वीक बेस आएगा डेफिनेटली, है ना बेटा, वीक बेस। वीक बेस, इसको एक बार जरा पढ़े तो क्या लिखा है, आप खुद देखें एक बार, जरा रीड करें उसको, देखो क्या लिखा है। देखा आपने, वीक बेस आर दोज बेसेस व्हिच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, है ना, आसानी से आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीटली नहीं होते, दैट इज कॉल्ड
वीक बेस। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ OH जो आयंस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं ना, लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और द वीक बेस, बहुत कमजोर होते हैं वो। वीक बेस में कंडक्शन वीक, प्योर पुअर होगा, पुअरली मतलब गरीब, बिल्कुल उसमें कंडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं है ना, एबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड वीक, है ना, कमजोर। तो यहाँ पे देखें, बिकॉज दे हैव वेरी लो OH आयन कंसंट्रेशन इन देयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कमजोर है। ठीक है, आगे देखिए आप उसको। अब आ गया है आपका pH वैल्यू। अब ये pH वैल्यू क्या है? ये pH वैल्यू, pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ही पता चल रहा है हमको कि कौन बेस है ना, मतलब H प्लस आयन OH माइनस आयन H आ रहा है उसमें, तो कौन सा आपका एसिड होगा, कौन सा आपका बेस होगा, उसके लिए कुछ स्केल है, कुछ पैमाना है, कुछ मापदंड है, कुछ उसका आइडल है ना, कुछ उसकी स्केल बनी है। उस स्केल को देखिए अपन, क्या है ये pH स्केल। The pH unit measures the degree of acidity or basicity of a solution. The pH of solution is measure of a molar concentration of hydrogen ion. Hydrogen ion का molar concentration है, the letters pH stand for power of hydrogen. हाइड्रोजन कितना पावरफुल है उसके बारे में ये बताया है। जो pH वैल्यू होती है बेटा वो 0 से लेकर 14 तक की रेंज में बनाई हुई है। बीच में होता है 7, ठीक है, बीच में 7, इधर 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो कहलाएंगे एसिड। क्या कहलाएंगे? एसिड। और 7 से 14 के बीच में जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे बेस। तो 7 क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। 7 ना एसिड होगा ना बेस होगा, है ना। जैसे 0 होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ना तो 0 नेगेटिव होता है ना 0 पॉजिटिव होता है, 0 0 होता है। इसी तरह से 7 न्यूट्रल होता है, 7 से छोटी एसिड 0 तक, 7 से बड़े 14 तक वो बेस। जैसे जैसे इधर जाओगे तो एसिड की जो पावरफुलनेस है वो बढ़ते चली जाएगी। यहाँ 7 से इधर जाओगे 6 एसिड, 5 और खतरनाक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 और स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे है ना 1 पे जाएंगे सबसे खतरनाक, 0 पे और खतरनाक, इधर जैसे जैसे 14 तक जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो बेस बढ़ते जाएगा। 7 8 बेस, 9 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, 10 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, 14 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो 7 का रहेगा न्यूट्रल। वाटर इज द न्यूट्रल, है ना। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। वाटर, प्योर वाटर की जो pH होती है वो 7 होती है, ठीक है। उसको हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, ठीक है। और इधर 0 के इधर, सॉरी 7 के इधर क्या रहेंगे? सब एसिड, और इधर साइड में क्या रहेंगे? बेसिस, ठीक है। चल देखते हैं आगे। The values range from 0 to 14. The values below 7 pH exhibit acidic property. The value above 7, 7 से बड़ी क्या कहलाएंगी? आपकी बेसिक वैल्यूज कहलाएंगी। उसकी डेफिनेशन, pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. अब ये log क्या है आप पूछोगे? सर log आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में आएगा लॉगरिथम, उसकी टेबल आएगी, आप टेबल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू निकाल के आप रख सकते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की वैल्यू दी होगी आयंस की, लॉग की टेबल से आप लॉग देख के निकालेंगे, लॉग की वैल्यू दी होगी आपको। न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार करने के लिए इसके, ठीक है। अपन प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वैसे है नहीं आपको, ठीक। तो pH इज डिफाइंड, याद कर लेना इसको बहुत अच्छे से, ये और ये याद कर लेना, ठीक है। आता है एग्जाम में लिखने के लिए 2 नंबर में, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में आएगा इसका फॉर्मूला शायद। pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वो, ठीक है। आगे देखें, आ गया, ये देखें, ये आपको समझा रहे हैं। 7 न्यूट्रल, ठीक है। फिर देखें इधर बेसिक नेचर इंक्रीज, जैसे जैसे यहाँ आ रहा है 7 से बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, 14 पे मैक्सिमम, ये देखो निशान लगा हुआ है ना। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इधर देखें आप, इधर जैसे जैसे इधर आओगे तो क्या बढ़ रहा है? एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिड बढ़ते चला जा रहा है।
और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे देखें। अब वही एक है ना, ये 7, ठीक है, हमारे ब्लड की होती है थोड़ी सी ज्यादा 7 से, है ना, हल्का सा ब्लड जो होता है हमारा 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है हमारा ब्लड। कभी आपको कहीं कट लग जाए, खून निकल आए, तो हम मुंह में उंगली डाल लेते हैं ना, हल्का सा कड़वापन आता है उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेस जो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, आप चेक मत करना अभी, है ना नहीं तो चेक करने लगे कि क्या है ना। ठीक, और ये और देखिए, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैंने बताया था बेसिक नेचर का होता है। अगर आपको एंटासिड का काम करता है, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो बेस लेते हैं, तो बराबर करने की कोशिश करते हैं दोनों के असर को। ठीक है, लेमन जूस, गैस्ट्रिक एसिड जूस, है ना, इनकी पीएच दी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बताया था हमने इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो 14 उसका दिया है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अब पीएच क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है सर इसका, क्यों पढ़ा रहे हैं हमको ये, अब डेली लाइफ में क्या यूज है वो देख लो। आ जाओ आ जाओ, देख लो देख लो। पीएच ऑफ सॉइल, और सॉइल की पीएच सर, पीएच सॉइल की, मिट्टी की, है ना, खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, है ना। अब खून का कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो खून और मिट्टी को टेस्ट करने लगे आप। ठीक है, आप देखें पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल की पीएच वैल्यू क्या है, उसमें कौन सी फसल अच्छे से हो सकता है ना, कौन सी फसल लगाएंगे तो ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा हमको, है ना, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए उसके अंदर, कौन सा केमिकल डालना चाहिए, तो उसका टेस्ट कराया जाता है लेबोरेटरी में जाके। ठीक है, उसके बाद में हम बताते हैं कि इसमें कौन सी फसल लगाएं, कौन कौन से केमिकल डालें, कौन से फर्टिलाइज़र डालें, उसके बाद पता चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब बताता हूँ, सॉइल ऑफ pH is measured of how acidic or alkaline, alkaline मतलब बेस, आप कि पता करना आपकी सॉइल का नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, pH ऑफ सॉइल इज मेजर्ड ऑन द बेसिस स्केल ऑफ 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक का मेजरमेंट होता है, 0 भी लेते हैं, लेकिन 1 से कहीं कोई कोई स्केल 1 से चालू कर देते हैं। इफ योर सॉइल हैज द pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7, 7 से कम होगी तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, एसिड, एसिडिक सॉइल। और ऑन द अदर हैंड इफ द सॉइल हैज द pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, कौन सा होगा, कौन सा होगा, यस सही बोल रहा है, बेसिक, है ना, एल्कलाइन। अगर 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर, all parts have different all plants have different pH references, अलग अलग प्लांट जो होती है उनकी भी pH अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ the pH level of the soil directly affected the soil life and the availability of essential soil nutrients for the plant growth। कौन सी सॉइल के ऊपर भी रहता है कि उसकी कितना ज्यादा एसिडिक है कि बेसिक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको प्लांट को न्यूट्रिशन दे पाएगा। जनरली जो प्लांट सॉइल होती है, सॉइल की जो pH होना चाहिए वो 6 to 7 होना चाहिए, लिखा है। नोट द बेस्ट pH वैल्यू रेंज फॉर सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 एज दिस इज द रेंज इन विच मोस्ट न्यूट्रिएंट कैन बी रेडिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं, है ना, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं प्लांट को। और क्या चाहिए भैया, प्लांट को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए, मतलब उसके अंदर आपको पानी मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, नाइट्रोजन मिल जाएगी, है ना, सारी चीजें मिल जाएंगी, और क्या चाहिए गरीब को। ठीक है, प्लांट अच्छा वाला हो जाएगा। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, और क्या चाहिए भाई। आ गया है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा स्टमक के अंदर भी एसिड बनता है भैया, डरना नहीं है ना। ठीक है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने पढ़ा HCl हमारे पेट में बनता है। मैंने बताया कभी कभी हमको इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, खाने का टाइम टेबल बिगड़ जाता है, तो क्या होता है, हमारा पेट रिलीज करता है जो एसिड, वो एसिड की क्वांटिटी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो एसिड से एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज करना पड़ता है, जो कि आप अब्दुल की दुकान पे जाके करते हैं, आप नहीं जेठालाल लोग। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, और स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर डाइजेस्टिव ऑफ फूड बट ड्यूरिंग इंडाइजेशन, है ना, खाना का अपच हो जाती है जब आपको एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, ज्यादा क्वांटिटी में। अब पेट भी परेशान हो गया यार, क्या गटरम धटरम खा रहा है कुछ भी, है ना, तो इन द स्टमक एंड देयरफॉर द pH डिक्रीजेस, तो क्या होगा, pH का कम, जैसे जैसे कम, मैंने बताया ना 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा तो एसिड क्या स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जाती है। दिस कॉज पेन और इरिटेशन, पेन होता है, पेट में दर्द होता है, अजीब सा इरिटेशन होता है हमको, है ना। सो द न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस
एसिड और माइल्ड बेस है ना, ऐसा नहीं कि तुमको एसिड हो रहा तो स्ट्रॉन्ग बेस जाके खा लिया, हम तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस खा लेंगे, नहीं भैया वो भी खतरनाक होता है, तो हल्का फुल्का जो बेस होता है वो खाते हैं इस यूज है ना। दिस माइल्ड बेस वर्क एज एन एंटासिड, एसिड को अंटाने पंटाने वाला संटाने वाला एंटासिड, ठीक है, एंटी एसिड एंटासिड, ठीक है। एंड एंटासिड इज एनी सब्सटेंस जनरली ए बेस हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है, विच न्यूट्रलाइज एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। आगे थर्ड पॉइंट, चेंज इन पीएच ऑफ कॉजेस ऑफ टूथ। देखिए टूथ मतलब दांत, हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, उनका जो एनिमल होता है वो स्ट्रांगेस्ट होता है, लेकिन हमारे दांत भी कभी कभी खराब होने लगते हैं जब हमारे दांत में हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होने लगता है, तो एसिड खतरनाक हो जाता है हमारे मुंह में, हम रात में खाना खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, तो खाना बचा रहता है, तो वो कौन आते हैं, जर्म्स, हमारी जो ऊपर की लेयर रहती है एनिमल बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन जब उसमें एसिड रिलीज करेंगे वो लोग, एसिड बनने लगेगा, तो धीरे धीरे करके हमारे जो दांत की एनिमल है वो ख़राब हो जाएगी, उसके बाद काले पड़ जाएंगे, उसके बाद उसमें कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ जाएगा, फिर आपको दर्द होगा, इससे अच्छा ब्रश कर लो जाके, ठीक है, ब्रश करना चाहिए हमको। जो पेस्ट होता है वो बेस होता है, ठीक है ना। देखें, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5 पीएच, पीएच की वैल्यू जब 5.5 से भी कम हो जाएगी तो मुंह में दिक्कत ज़्यादा होने लगेगी। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, विच याद रखना हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वो, है ना। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व भी नहीं होता, बट is corroded when the pH in the mouth is below 5.5, वो कोरोडेट मतलब खराब होने लगता है जब हमारी मुंह की pH 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है। अब देखें इसके बाद कुछ है क्या, और है यार अभी तुम्हारा, ठीक है, देखते हैं। यूजेस ऑफ pH बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में pH की वैल्यू क्या होगी बताएं आप, क्या होगी pH, एनिमल्स प्लांट्स मैंने बता दिया दोनों का, चींटी हैं, हनी बीस हैं और नेटल प्लांट्स हैं, क्या करते हैं आप उनको परेशान करेंगे तो वो आपको एक सुई लगा देंगे और उनका एसिड आपके अंदर वो इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, pH is also significant as it is used in the self defense by animals and plants, plants और animals अपने आप की रक्षा के लिए एसिड का यूज करते हैं। बीस मतलब हनी बीस जो मधुमक्खी होती है, use acid in their sting, उसके डंक में होता है, to neutralize the effect of the acid, a mild base like baking soda can be used, बेकिंग सोडा हम लगा लें थोड़ा सा तो उसका रिलैक्सेशन मिलेगा हमको, ठीक है। स्टिंग चेक नहीं करना है तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया और थोड़ा सा सोडा लेके गए वहां पे सब चेक करते हैं, वहां जाके सुझा देंगे, हनुमान बना देंगे तुमको, ठीक है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन ना, जो प्लांट होता है तो वो भी आपको लग जाता है ना, जंगलों में होता है जनरली वो, तो आपको लग जाएगा तो आपको एसिड लग जाएगा उसका, आपको बहुत पेन होगा, है ना। मेरे बच्चा दूर रहना सब चीज़ों से, ठीक है। ओके, तो ये देखिए साथ कुछ और हो तो हम बता देते हैं उसको। ओके, ये है हमारी लास्ट आज की स्लाइड, मैं अगली स्लाइड में आपको अगले बनाऊंगा, फिर आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। पार्ट 3 में इसके आगे कुछ टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे, तो इसको टॉपिक को इन जो पढ़ाया मैंने उसको अच्छे से देखें आप, उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, उसके एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एग्जाम में बहुत कुछ आता है इससे, पीएच वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।